हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज शर्मा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में एक बार फिर आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों। जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसका अगला पार्ट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सभी लोग एक बार शुरुआत में ये बताइए कि ऑडियो और वीडियो दोनों आपको क्लियर है ना, ताकि आगे हम क्लास कंटिन्यू करें। और शुरुआत में आप एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करना चाहो तो एक बार सभी लोग शेयर कर सकते हैं, ताकि हम लोग क्लास को कंटिन्यू करें। एक बार फटाफट से सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। कंफर्म करिए कि ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है ना। चिकू जी कह रहे गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग। बिट्टू जी नमस्कार, तो नमस्कार बिट्टू जी। अमित जी कह रहे गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग। रामानुज जी कह रहे सर जी प्रणाम, तो प्रणाम दो। सब क्लियर है। तो चलिए, कल जहां तक हमने बात करी थी उसी के आगे से हम लोग शुरू करते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी और जीपी में ही टाइम लगता है, एचपी को हम सिंगल लेक्चर में खत्म कर देंगे। मतलब अगले 3 या 4 क्लास में हमारे टॉपिक कंप्लीट होगा और उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। क्लास का शेड्यूल हमने लगा रखा है, आप देख सकते हो कब कौन सी क्लास लगती है हमारी। तो चलिए आगे हम लोग बात करें। ये क्वेश्चन हमने कुल कुछ किए थे, ये हमने कर लिया था 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये भी हमने किए थे। ये क्वेश्चन भी हमने कल कर लिया था, ये भी हमने कल कर लिया था। 13 से हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है और आप पहले मेरे से पहले आप आंसर देने की कोशिश किया करो कि आंसर इसका क्या बनेगा। कल मैंने आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था 2 केस मैंने बताई थी दोस्तों। 2 कंडीशन की बात मैंने करी थी। एक मैंने बात करी थी इवन नंबर के लिए, मैंने कहा जब इवन टर्म हो, यहाँ पर हमने कहा, मैंने 2 बातें करी थी कि जब इवन टर्म हो, और मैंने कहा यहाँ पर एक मैंने कहा जब ओड टर्म्स हो। हमने कहा ओड टर्म्स की बात करें, जैसे मान लो कैसे ओड टर्म और इवन टर्म का मतलब क्या हुआ। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने 4 लिख दिया, या मैंने 6 लिख दिया, या मैंने 8 लिख दिया। इतना बड़ा कुछ आता नहीं है, 4 और 6 की जनरली बात होती है। यहाँ लिख दिया मैंने 3 लिख दिया, या मैंने 5 लिख दिया, या फिर मैंने क्या लिख दिया 7 लिख दिया। आपको बोला जाएगा कि एक समांतर श्रेणी में 3 पद है, या बोलेगा कि एक समांतर श्रेणी में 4 पद है। इस तरीके से बात करेगा। तो जब भी ओड नंबर की बात हो, जैसे मान लो 3 पदों की बात हो जाएगी, 3 पद है, तो पहला पद कौन सा मानोगे आप? ए मानोगे। इसके बाद वाला पद क्या मानोगे? ए प्लस डी मानोगे। और इससे पहले वाला पद क्या मानोगे? ए माइनस डी मानोगे। याद रखिएगा, इस तरीके से मानने से क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। तो मैंने कहा मान लो पहला पद क्या है, प्रथम पद ए माइनस डी, मान लो दूसरा पद क्या है यहाँ पर ए, और मान ले तीसरा पद क्या है यहाँ पर ए प्लस डी। अब आपको क्या सर वाकई ये एपी में है क्या? एपी में क्या होता है दोस्तों, अंतर बराबर होता है। आप चेक करिए क्या इन दोनों के बीच में जो अंतर है और क्या इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो बराबर है क्या? तो चेक करिए जरा, इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देखो। ए प्लस डी जो है ना, आगे वाली जो टर्म है, उसमें से हम लोग इस ए को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो बताओ ए से ए कट के क्या अंतर डी आ गया क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल आ गया। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके देखो, ए में से माइनस करो ए माइनस डी को, तो आप बताओ क्या ए से ए कैंसिल होके माइनस माइनस क्या डी आ जाएगा क्या? तो आप कह सकते हो इन दोनों के बीच का अंतर और इन दोनों के बीच का अंतर बराबर है, तो आप कह सकते हो कि समांतर श्रेणी में है। यहाँ पर आगे बात करें हम लोग, आगे सुनिएगा। यदि मैं आपको ऐसे बोलता कि 4 टर्म है जीपी में, अब की बार मैं ऐसे बोलता कि बताओ 5 टर्म है, यहाँ पर 5 टर्म की बात करूं, तो पहले वाले पद क्या मानेंगे? ए मानेंगे। अगला क्या मानेंगे? ए प्लस डी मानेंगे। उसके अगले वाला क्या मानेंगे? ए प्लस 2डी मानेंगे। आगे बात करें, इससे पहले वाला क्या मानोगे? ए माइनस डी मानोगे। जस्ट इससे पहले वाला क्या मानोगे? ए माइनस 2डी मानेंगे। तो आप ध्यान रखना, मिडिल वाली टर्म ए, आगे डी ऐड करते चलो और पीछे डी माइनस करते चलो। ये हो जाएगी एक टर्म, ये हो जाएगी एक टर्म, एक टर्म हो जाएगी यहाँ पर ये, और आगे इस तरीके से यहाँ पर एक टर्म, और यहाँ पे क्या हो जाएगी दोस्तों? एक टर्म बन जाएगी यहाँ पर। तो हमने बोला कि इन दोनों के बीच का अंतर देखो कितना है, डी का है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? यहाँ पर डी का है। आगे इन दोनों में अंतर डी का है और इन दोनों में अंतर डी का है, अंतर बराबर है। तो जब भी आपको मानने के लिए कहा जाए तो इस तरीके से माना करो, क्वेश्चन थोड़ा सा आसान बन जाता है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, जब 4 टर्म माननी हो तो कैसे मानेंगे? तो आप अब की बार चेंज कर देंगे। अब की बार क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एक टर्म मानेंगे हम लोग ए प्लस डी, आगे इसमें अब 2d ऐड कर दो, ये बन जाएगा a प्लस 3d। इस तरीके से बात करेंगे। इसमें से d माइनस कर दो, a माइनस क्या करेंगे? d। फिर इसमें से 2d माइनस कर दो तो a माइनस क्या बोलेंगे हम लोग? 3d। तो जब भी 4 की बात हो तो ऐसे माना करो। अब आप देखिए ध्यान से, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 2d का। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है?
2D का, और इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है 2D का। तो ये मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। चलिए आगे इस क्वेश्चन का आंसर कई लोगों ने दिया 13, कई बच्चों ने इसका आंसर 13 दिया। चलिए चेक करते हैं कि आंसर हमारा क्या बनेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कैसे अप्रोच करोगे आप, ध्यान से सुनिएगा। ये बोल रहा है 3 अंकगणितीय संख्या समांतर श्रेणी में, 3 संख्या दे रखी है आपको। ये है पहली संख्या, हमने कहा ये पहली संख्या 1, हमने बोला ये दूसरी संख्या 2, तो हमने कहा ये दूसरी संख्या है 2, हमने बोला ये तीसरी संख्या क्या है दोस्तों यहाँ पर 3। तो 3 इवन है कि ओड नंबर है, तो आप बोलेंगे सर ये ओड नंबर है। तो 3 संख्या समांतर श्रेणी में है। मान लो इनमें से बीच वाली संख्या कौन सी है, ए है, इसके अगली वाली संख्या कौन सी है, ए प्लस डी है, और इससे पहले वाली संख्या कौन सी है, ए माइनस डी है। सबसे पहले तो अज्यूम करिए, तो अज्यूम मैंने कर लिया। जिनका योग 30 के बराबर है, आपको ये दे रखा है कि इन तीनों का सम 30 के बराबर है, तो चलो करो। पहली संख्या कौन सी है, ए माइनस डी, दूसरी संख्या कौन सी है यहाँ पर ए, तीसरी संख्या कौन सी है ए प्लस डी, और तीनों का सम कितना दे रखा है दोस्तों, तीनों का सम 30 दे रखा है, 30 आपको दे रखा है। यहाँ पे डी पॉजिटिव और डी नेगेटिव कट जाएगा, ए और ए, तो क्या 3a आ जाएगा क्या, 3a का मान कितना है दोस्तों 30 है, तो क्या a का मान 10 आ जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर a का मान यहाँ पर 10 आ जाएगा। a का वैल्यू आपको मिल चुका है। आगे बात करें और क्या कह रहा है यहाँ पर, तीनों का गुणनफल 910 है, तीनों का गुणनफल 910 आपको दे रखा है। तो बोला 3 अंकगणितीय संख्या समांतर श्रेणी में, इनका योग तो दे रखा है 30 के बराबर, और गुणनफल तीनों का गुणनफल करिए तो क्या बनेगा a माइनस डी इंटू क्या करेंगे दोस्तों a, आगे करेंगे हम लोग a प्लस डी बराबर क्या बनेगा, क्या 910 बन जाएगा क्या, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो ये काम आपने कर दिया। आप बताइए a का वैल्यू कितना था, a का वैल्यू 10 है क्या, तो 10 ये रहा यहाँ पर, तो 10 से क्या 10 कैंसिल हो जाएगा क्या, मतलब 0 से 0 कैंसिल बन जाएगा। आगे बताइए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्या, बराबर क्या बनेगा दोस्तों 91 बनेगा। ये बताओ a का वैल्यू कितना है 10, तो ये 10 है यहाँ पर, तो हमने कहा 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, माइनस क्या करेंगे डी स्क्वायर बराबर क्या 91 आएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर 91 आ जाएगा। तो बताओ 100 में से मैं क्या माइनस करूँ कि 91 आए, तो आप बोलेंगे 9 माइनस करो, क्या डी का मान 3 आ जाएगा क्या, आप बोलेंगे हाँ सर, डी का वैल्यू +3 भी ले सकते हो और -3 भी ले सकते हो, डी का मान यहाँ पे 3 आ गया। आप मुझे बताइए जब डी का मान 3 लेंगे हम लोग तो a प्लस डी कितना बनेगा, a का मान 10 है, d का मान 3 है, तो क्या 13 आ जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल 13 आ जाएगा। a का मान कितना है 10 है, तो क्या 10 आ जाएगा क्या, तो बिल्कुल ये 10 आ जाएगा। आगे बात करें d का मान कितना है 3 है, a का मान 10 है, 10 में से 3 गया तो 7 आ जाएगा क्या, तो बिल्कुल आ जाएगा। आपसे क्या बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ गई, क्या 13 आ गई क्या, तो अपना जो आंसर बनेगा दोस्तों वो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर 13 बन जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। पहले नंबर सिस्टम करा या सीधे यहीं से स्टार्ट कर दे, तो नंबर सिस्टम है ना कहीं से भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 50 को 4 भागों में बांटना है। एक नंबर है 50, उसको हमें 4 भागों में डिवाइड करना है और इस तरीके से डिवाइड करना है कि वो समांतर श्रेणी में हो। ध्यान रखिएगा, एक नंबर है 50, उस 50 को हमें 4 टुकड़ों में तोड़ना है और इस तरीके से तोड़ना है कि वो चारों के चारों किस में हो जाए, समांतर श्रेणी में हो जाए। तो आप देखो दोस्तों नंबर क्या है 50 है, नंबर हमारे पास क्या है यहाँ पर 50 है, इसके हमें 4 टुकड़े करना है। तो आप इस तरीके से इसके 4 टुकड़े कर दीजिए। 50 के हमको 4 टुकड़े इस तरीके से करना है। मान लो ये पहला वाला पार्ट, मान लेते हैं ये कौन सा है दूसरा पार्ट, और मान लेते हैं ये कौन सा है यहाँ पर तीसरा वाला पार्ट, और मान लेते हैं ये कौन सा है यहाँ पर दोस्तों चौथा पार्ट। तो 4 इवन नंबर है यहाँ पर, तो 50 के हमने 4 टुकड़े कर दिए और इस तरीके से किए हमने कि वो समांतर श्रेणी में हो। तो आप बताइए क्या क्या मानना पसंद करोगे। मैंने बताया था आपको, इसको मानेंगे हम लोग a प्लस डी, इसको मानेंगे हम लोग a प्लस डी, इससे पहले वाले को मानेंगे a माइनस क्या करेंगे d। आगे बात करें इसके बाद वाले को क्या मानेंगे a प्लस क्या करेंगे हम लोग 3d। और बताइए इससे पहले वाले को क्या मानेंगे a माइनस क्या मानेंगे हम लोग 3d। तो सबसे पहला काम तो आपने ये कर दिया। क्या काम किया समझ में आ गया होगा। 50 के हमने 4 टुकड़े इस तरीके से किए कि चारों AP में होने चाहिए।
तो आप देखो ये चारों के चारों एपी में है। क्यों है एपी में, ध्यान से देखो, यहाँ पे इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 2D। यहाँ पर इसमें से इसको घटा के देखो, इन दोनों के बीच का अंतर भी कितना है 2D। इसमें से इसको घटा के देखो, इन दोनों के बीच का अंतर भी कितना है 2D। तो हमने ये कर दिया यहाँ पर। ये बताओ चारों का सम क्या 50 के बराबर होगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। तो चारों का सम करिए आप। जब चारों का सम 50 के बराबर होगा तो आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। पहले वाली संख्या क्या है a माइनस 3d, तो ये मानी a माइनस 3d प्लस आगे दूसरी संख्या क्या है a माइनस डी, तो ये दूसरी संख्या हो गई, प्लस तीसरी संख्या क्या है यहाँ पर a प्लस डी। आगे बात करें चौथी संख्या क्या है यहाँ पर a प्लस 3d। और क्या चारों के चारों का सम 50 के बराबर है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल 50 के बराबर है। ऐसे मानने से फायदा क्या होता है, 3d नेगेटिव और 3d पॉजिटिव कैंसिल, d पॉजिटिव एंड d नेगेटिव कैंसिल, a और ये चारे आ गए क्या? तो बोलेंगे 4a की जो वैल्यू है क्या वो 50 के बराबर है क्या? तो बोलेंगे a का जो मान है क्या वो 25/2 आ जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर a का मान 25/2 आ जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे क्या बोल रखा है? आगे बोल रखा है यदि उनके प्रथम व चौथे भाग का गुणनफल, प्रथम भाग और चौथे भाग का गुणनफल क्या बनेगा आप मुझे बताइए। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा, क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9d का स्क्वायर बनेगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर यही बनेगा। तो प्रथम और चतुर्थ को तो बोल रहा है कि यहाँ पर कि प्रथम व चौथे भाग का गुणनफल, तो पहले वाले भाग को और चौथे वाले भाग को गुणा करेंगे तो ये आएगा। और आगे बात करें दूसरे व तीसरे भाग का गुणनफल, दूसरे और तीसरे भाग का गुणनफल क्या a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बनेगा क्या? और इन दोनों भाग का अनुपात आपको क्या 2:3 दे रखा है क्या? जरा इसको आगे सोल्व कर लेते हैं हम लोग। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 3a स्क्वायर, तो बना 3a स्क्वायर माइनस 9×3 = 27 d स्क्वायर, तो बना यहाँ पर d स्क्वायर। आगे बात करें 2a स्क्वायर, तो बनेगा 2a स्क्वायर माइनस ये बनेगा 2d स्क्वायर, तो हमने कर दिया 2d का स्क्वायर। आगे सोल्व करते हैं इसको, ये इधर आएगा तो बनेगा a स्क्वायर, आगे इधर बनेगा तो ये बनेगा 25d स्क्वायर। क्या यही बनेगा क्या दोनों तरफ? तो a का मान कितना बनेगा, a बराबर रूट लगा दो तो ये बनेगा 5d, तो ये d बन जाएगा। आगे a का मान दे रखा है क्या, a का मान 25/2 है। आप मुझे बताइए a का मान कितना है दोस्तों, 25/2 है, बराबर क्या बनेगा 5 इंटू डी है क्या, 5 से काटो 5 बार, तो जो d का मान बनेगा क्या वो 5/2 बनेगा क्या? आप कह दोगे हाँ सर d का मान 5/2 बनेगा। ध्यान रखिए दोस्तों a भी हमको मिल चुका है और d भी हमको मिल चुका है। आपसे क्या पूछ रहा है, दूसरा सबसे बड़ा भाग बताओ। तो सबसे बड़ा तो ये है, फिर उससे बड़ा ये है, सॉरी सबसे बड़ा तो ये है, इससे छोटा ये है, इससे भी छोटा ये है और इससे भी छोटा ये है। सबसे बड़ा पूछा होता तो ये निकालते, लेकिन दूसरा बड़ा पूछा है तो a प्लस डी का मान आपसे पूछा हुआ है। ये बताइए a का मान कितना है हमारे पास 25/2 है, तो a का मान तो है 25/2 प्लस आगे d का मान कितना है, d का मान है 5/2, तो ये बनेगा 5/2। क्या सोल्व करेंगे तो क्या 15 आ जाएगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल सर 15 आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा दोस्तों, हमारा 15 बन जाएगा। उम्मीद है ये आप समझ में आ गया होगा। आगे इसका कोई आंसर आया नहीं था, प्लीज भाई वीडियो को शेयर करो प्लीज, है ना। बिल्कुल आप लोग देखो क्लास के बीच में चाहे मत किया करो, हम भी नहीं चाहते कि आप लोग डिस्टर्ब हो। आप लोग पढ़ने आते हो तो आपका टाइम पूरा यूटिलाइज होना चाहिए। बाकी क्लास शुरू होने से पहले और क्लास खत्म होने के बाद में आप वीडियो को शेयर करना चाहो तो आप जरूर किया करो। चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करें हम लोग, अगला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किसी भी एग्जाम की बात करो, मैं सिर्फ आरआरबी की बात नहीं कर रहा, रेलवे में आप लोको पायलट का एग्जाम देते हो, आप आरआरबी की बात करें, एनटीपीसी हमारा चला हुआ है, पता नहीं आपका एक क्वेश्चन भी यदि हमको फायदा हो गया, ये मान के चलो दोस्तों एपी जीपी में से यदि एक क्वेश्चन भी आ गया और वो क्वेश्चन ऐसा था जो पहले आपको नहीं आता था और अब आपको आने लग गया, तो आपका ये वर्थफुल हो जाएगा, आपका ये क्लास लेना बहुत फायदेमंद हो जाएगा। यदि आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है, यदि आपके घर में कोई छोटा आपका भाई और बहन है जो 10th क्लास की पढ़ाई कर रहा है, तो ध्यान रखिए 10th क्लास का जो बोर्ड है उसमें एपी और जीपी उसमें चैप्टर है पूरा का पूरा, तो उनके भी फायदा। आपसे यदि कोई आपका छोटा भाई बहन पूछे कि ये क्वेश्चन बता दो, तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, एपी और जीपी का नॉलेज आप सभी को होना चाहिए। तो मेरे को उम्मीद है कि ये सारी चीजें करने के बाद आपका ये चैप्टर काफी इंप्रूव हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, अगले क्वेश्चन को देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। ये बोल रहा है कि यदि दो असमान समांतर श्रेणी, दो समांतर श्रेणी है, एक सीरीज और दूसरी सीरीज, दो एपी हमारे पास है, असमान है वो। ये बोल रहा है दो असमान समांतर श्रेणी की बात करें तो देखो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों इस चीज को। मान लो पहली समांतर श्रेणी कौन सी है, A1 प्लस क्या है यहां पर D1, आगे A1 प्लस क्या है यहां पर 2D1, आगे ऐसे चलते रहो आप। तो मान लो एक सीरीज तो ये रही, समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक सीरीज तो मैंने ये बना दी यहां पर कि पहली पद क्या है A, दूसरा A प्लस डी, तीसरा A प्लस 2D, फिर A प्लस 3D, आगे चलते रहेंगे। 1 1 लगा दिया मैंने सबके आगे। आगे बात करें, एक और सीरीज है हमारे पास सेकंड, एक और सीरीज है असमान सीरीज, दोनों सीरीज समांतर श्रेणी में है। मान लो पहला पद क्या है A2, अगला पद क्या है A2 प्लस D2, आगे बात करें और अगला पद क्या है यहाँ पर A2 प्लस 2D2, तो A2 प्लस क्या बना 2D2। इतना सा फर्क है कि यहाँ मैंने 1 लगा दिया और यहाँ मैंने क्या लगा दिया दोस्तों 2 लगा दिया। या फिर एक काम करो, एक जगह आप स्मॉल लिख लीजिए, एक जगह आप कैपिटल लिख लीजिए, आप कैसे भी कर सकते हैं। एक सीरीज तो ये है और एक सीरीज मेरे पास ये है, दो सीरीज आपके सामने है। अब ये क्या कह रहा है, दो असमान समांतर श्रेणियों के nवें पदों के योग का अनुपात, nवें पदों का योग। ये बताओ n पदों का योग यहाँ पे क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर n पदों का योग निकालने का फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, क्या पढ़ाया था n/2। आगे बात करें क्या बनेगा 2a, तो बनेगा 2a1 प्लस क्या बनेगा n-1 इंटू क्या बनेगा डिफरेंस कितना है d1। क्या पहली वाली सीरीज के n पदों का योग यही बनेगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर यही बनेगा। आगे बात करें दूसरी वाली जो सीरीज है उसके n पदों का योग क्या बनेगा, तो बनेगा n/2। आगे बात करें 2a, तो a प्रथम पद क्या है यहाँ पर A2 प्लस बात करें हम लोग n-1 इंटू क्या बनेगा D2 के, यही बनेगा क्या। और आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो सीरीज आपको दे रखी है और दोनों सीरीज के nवें पदों का जो योग है इनका अनुपात कितना दे रखा है आपको, ये अनुपात आपको बराबर में क्या दे रखा है, ध्यान से सुनिएगा। ये दे रखा है n/n+1 दे रखा है क्या, आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल आपको यही दे रखा है। तो आपसे क्या पूछा है, उनके पांचवें पद का अनुपात ज्ञात करो। पहले वाली सीरीज का जो पांचवा पद है और दूसरे वाली सीरीज का जो पांचवा पद है उसका अनुपात आपसे पूछा हुआ है। ये बताइए पहली वाली सीरीज का पांचवा पद क्या होगा, क्या A1 प्लस 4D1 होगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल यही होगा। और बताइए दूसरी वाली जो सीरीज है उसका पांचवा पद क्या होगा, A2 प्लस 4D2 होगा क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल यही होगा। और यही हमें पता करना है, यही आपको पता करना है, यह आपको दे रखा है और ये हमको पता करना है। पांचवा पद क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी, तो बताओ n का मान क्या हो जाएगा 5, 5 में से 1 गया तो 4। आपको यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अब आगे सुनना, n/2 से क्या गया n/2 चला गया। अब देखो यहाँ पर A1 प्लस है यहाँ A2 प्लस है, इस दो को हटा दो एक बार यहाँ से, तो बताओ क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या किया दोस्तों, इसको लिख दिया A1 प्लस मैंने क्या लिख दिया इसको n-1 इंटू डिवाइड मैंने क्या कर दिया 2 और आगे मैंने क्या कर दिया D1। क्या ऐसा कर सकता हूँ क्या, और नीचे मैंने क्या किया ध्यान से सुनना, नीचे मैंने करा A2, नीचे मैंने इसको लिख दिया A2, तो हमने लिखा A2 प्लस मैंने क्या कर दिया n-1 अपॉन मैंने क्या करा 2 और आगे मैंने क्या कर दिया D2। आप मुझे बताइए क्या इस वाली टर्म को ऐसा लिखा जा सकता है क्या, और बराबर में कौन है, बराबर में आपको क्या दे रखा है, या आपको दे रखा है n/n+1 दे रखा है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ये दे रखा है। अब ये मैंने किया क्या, दो मैंने ऊपर कॉमन ले लिया, दो मैंने नीचे कॉमन ले लिया। अब यदि इन दोनों को कंपेयर करें हम लोग, तो आप बताओ ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू है 1 और ये वाली जो वैल्यू है 2, बताओ इनकी जगह पर मेरे को क्या चाहिए, तो आप कहोगे सर इनकी जगह पर मेरे को 4 चाहिए। देखो A1 प्लस 4D1 है ना, यहाँ पर A1 प्लस 4D1 बन जाएगा ये, कब जब ये 4 हो जाएगा। तो बताओ n-1/2, तो मैंने करा n-1/2 का मान क्या 4 के बराबर है क्या, तो आप मुझे बताओ यहाँ से n-1 का मान क्या 8 आ जाएगा क्या, तो आप मुझे बताओ क्या n का मान 9 हो जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। आप बताइए यदि इसमें मैं n का मान 9 रख के देखूं, तो 9 रखो आप, 9 में से 1 गया तो 8/2 क्या 4 हो जाएगा क्या, और यहाँ पे 9 में से 1 गया तो 8/2 क्या 4 हो जाएगा क्या, तो n का मान 9 रख दिया। तो n का मान जब 9 रखेंगे तो ये तो बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा क्या 10, क्या अपना आंसर 9/10 आ जाएगा क्या,
तो हम बोलेंगे बिल्कुल आ जाएगा। अपना जो आंसर बनेगा दोस्तों वो आंसर 9/10 आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में इस पैटर्न का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिए क्या बोल रहा है ये कि nवे पदों के योग का अनुपात, सीरीज कितनी है, 2 है हमारे पास, 2 समांतर श्रेणी हमारे पास है। एक सीरीज तो ये रही और एक सीरीज ये रही, 2 समांतर श्रेणी हमारे पास है। और दोनों की यदि हम बात करें, दोनों समांतर श्रेणी में ये पहली सीरीज और ये दूसरी सीरीज, इसके n पदों का योग और इसके n पदों के योग का अनुपात दे रखा है और दोनों के 5वां पद का अनुपात पूछा हुआ है। तो हमने कहा 5वां पद क्या होगा, पहली वाली सीरीज का 5वां पद, भाई हमने क्या पढ़ाया था आपको, Tn बराबर क्या होता है, a प्लस क्या होता है n-1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला पढ़ाया था। तो बताओ 5वां पद क्या होगा, n की जगह 5 रख दो आप बताइए जब n की जगह मैं 5 रखूंगा तो 5 में से 1 गया तो 4 बनेगा। तो यह अनुपात हमसे पूछा हुआ है। अब देखो यहाँ पर a1 के साथ 2 है, जबकि यहाँ a1 के साथ 2 नहीं है, तो 2 मैंने ऊपर कॉमन लिया, 2 मैंने नीचे कॉमन लिया, तो ये सीक्वेंस बन जाएगी। तो देखो a1 प्लस 4d1, a1 प्लस 4, ये 4 कब होगा, ये 4 कब होगा, जब n का मान कितना होगा, 9 होगा। तो बताओ n का मान 9 रख के देखो, 9 में से 1 गया तो 8 बटा तो 4 आ जाएगा, यही तो चाहिए मेरे को। यहाँ भी 4 आ जाएगा, यही तो चाहिए मेरे को। ऐसा कब मिलेगा, जब n का मान 9 रखूंगा। तो 9 बटा 10 बन गया क्या, तो अपना जो आंसर बनेगा दोस्तों वो आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा। आगे बात करें, सर आपको मानना ही पड़ेगा कि आप यूट्यूब स्टडी के किंग हो ना, ऐसा नहीं है दोस्त। ऐसा होता तो फिर इतने कम नंबर थोड़ी होते, है ना। यदि ऐसा होता तो लोगों के 2-2, 3-3, 4-4 हजार लाइव चलता है, आज हमारे 100 भी लाइव नहीं है। तो ऐसा हम हमारा काम ईमानदारी से पढ़ाते हैं। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर है, हम ऐसा नहीं कहते कि हम सुपीरियर है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे टीचर है, लेकिन हम हमारा काम ईमानदारी से करता है। लेकिन रिजल्ट जो है कई बार हमको डिमोरलाइज करता है, डिमोटिवेट करता है कि शायद कहीं ना कहीं हमें कोई कमी है, तभी तो बच्चे शायद हमसे कनेक्ट नहीं हो पाता है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, मेरे से पहले आंसर देने की कोशिश करिएगा। ये जो क्वेश्चन है 15 नंबर, ये आप में से किसी बच्चे ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछा था, तो हमने इसको आज ले लिया। उम्मीद है जिस भी भाई ने क्वेश्चन पूछा था उसको क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट मार्क करना, अच्छा क्वेश्चन है। आप में से यदि कोई भाई वो जुड़ा हुआ है अभी लाइव, जिस भाई ने क्वेश्चन कल की क्लास में पूछा था, कल ऑफलाइन जो कमेंट आता है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन मेरे को पढ़ा हुआ मिला, तो आप में से किसी भाई ने पूछा था, तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को ट्राई करके बता दो आंसर क्या आएगा। देखना ध्यान से, यदि किसी समांतर श्रेणी में छठे और तीसरे पद का अनुपात दे रखा है। एक समांतर श्रेणी दोस्तों आपको क्या क्या दे रखा है, एक तो छठा पद है 6 और एक कौन सा है, तीसरा पद है 2। इन दोनों का अनुपात दे रखा है आपको, तो दूसरे और पांचवें पद का अनुपात क्या होगा। अब सुनना मेरी बात को, आप आराम से तसल्ली से काम करिए। आपको क्या दे रखा है, कहीं आपको हड़बड़ी या भागने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स को इंप्रूव करने का एक ही तरीका है कि एक बार टाइम लेकर और टाइम दे के पढ़ लिया जाए और उसके बाद प्रैक्टिस करी जाए। नहीं तो होता क्या है कि हम लोग ऊपर ऊपर से पढ़ जाते हैं, फिर चीजें भूलते रहते हैं, फिर दोबारा पढ़ते हैं, फिर भूल जाता है। तो आप एक बार टाइम दे के पढ़ लो। यदि आपने मैथमेटिक्स को टाइम दिया ना, तो ये आपसे बहुत ज्यादा प्यार करेगी, और यदि आप इसको टाइम नहीं दोगे ना, तो ये आपसे नाराज हो जाएगी। तो मैथमेटिक्स का सिंपल सा उसूल है कि आप इसको टाइम दीजिए। आगे बात करते हैं हम लोग, ध्यान से सुनना। यदि किसी समांतर श्रेणी में छठा पद और तीसरा पद, तो मैं लिख देता हूं एक तो T6 मतलब 6 टर्म, छठा पद है। एक मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, तीसरा पद, तो ये लिख दिया मैंने T3। ये काम मैंने कर दिया। ये आपको कितना दे रखा है अनुपात, छठा और तीसरे पद का अनुपात 15:8 दे रखा है। तो ये 15:8 गिवन है अपने को, ये चीज आपको दे रखी है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि ये वाली चीज तो अपने को गिवन है मेरे भाई, तो ये गया गिवन। आगे बात करें हम लोग, आगे क्या बोला है, दूसरे और पांचवा पद। तो यहां लिख देता हूं मैं इस चीज को, दूसरा पद एक तो T2, एक तो है T2 और एक क्या है यहाँ पर पांचवा पद, एक है T5। ये आपको पता करना है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया, ये आपको मालूम करना है। ये दे रखा है, ये पता करना है। कौन सी बड़ी बात है, रेशो का क्वेश्चन है। अब आपको कहे सर ये क्वेश्चन एपी, अब आपको मान लो एग्जामिनर को रेशो का क्वेश्चन डालना है पेपर में, तो वो ये न डाल के ये डाल देगा। तो आपको कैसे करेंगे, इसको ध्यान से सुनना। छठी टर्म क्या होगी, आपको मैंने ये पढ़ा रखा है कि Tn बराबर क्या होता है, Tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। बार बार मैंने ये चीज मैंने प्रूव भी करके बताई कि चीज कैसे आती है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है Tn, है ना, n टर्म का निकालने का फॉर्मूला।
अब बताइए n की जगह पे क्या रखोगे, 6 रखोगे क्या, तो a प्लस 5d बन जाएगा। अब इतनी प्रैक्टिस तो आपको हो गई होगी, ये बना a प्लस 5d। आगे बात करें तीसरी टर्म क्या होगी, a प्लस 2d, ये बन गया 2d। अनुपात कितना दे रखा है, आप बोलोगे सिर्फ 15/8 दे रखा है। सोल्व कर लेते हैं दोस्तों इसको। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से सुनना। 15 को a से गुणा करो, 15a प्लस आगे 15 दूना कितना बना 30d, 30d बराबर आगे 8 गुना a कितना बनेगा 8a प्लस आगे 8 पंजो कितना बनेगा 40d। 8 को इधर लेके आओ, 15 में से 8 गया तो क्या 7 बचेगा क्या, बराबर 40 में से 30 गया तो क्या 10 बचेगा क्या। तो आप मुझे बताइए a और d का जो अनुपात है क्या वो 10/7 आ गया क्या, तो आप कह देंगे बिल्कुल 10:7 आ गया। a को 10 मान लो और d को 7 मान लो, या a को 10x मान लो, d को 7x मान लो, रेशियो मिल गया ना आपको भाई, a और d का रेशियो आपको मिल गया। तो रेशियो मिला है, वैल्यू नहीं मिली है, तो आप 10x और 7x मान सकते हो, या रेशियो जब पूछे तो 10 और 7 भी रख सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, T2 और T5 ये पूछा है हमसे, T2 क्या होगा a प्लस डी होगा क्या, और T5 क्या होगा, क्या a प्लस 4d होगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ये कह रहा है a और d का अनुपात, तो ये तो मान लो 10x, मान लो a का वैल्यू तो 10x है, और मान लो d का जो वैल्यू है वो 7x है, ऐसा मैंने मान लिया। यहाँ पर x नहीं भी लगाओगे तो चलेगा काम, तो हमने कहा कि ये मान लिया। अब बताओ a का वैल्यू कितना है 10x और d का वैल्यू कितना है 7x, तो क्या ऊपर 17x हो जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। a का वैल्यू कितना है 10x और d का वैल्यू है 7x, तो 7 गुना 4 28x और 10x, क्या 38x हो जाएगा क्या, और x से x तो कट जाएगा, तो बताओ क्या आंसर मेरा 17/38 आ जाएगा क्या, कौन सा ऑप्शन है, तो आंसर जरूर होगा, आंसर क्या बनेगा दोस्तों हमारा ए ऑप्शन बन जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सही है। कुलदीप जी बिल्कुल आपका आंसर सही है, उत्तम जी, अजीत जी, हरि है ना, प्रजापत जी बिल्कुल आपका सही है। सर जी 6395 सर आप बहुत अच्छा, 6395 सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो मैथ। 6395 क्या है मेरे समझ में नहीं आया, 6395 एक बार बताओगे शॉर्ट फॉर्म, ये 143 की तरह तो नहीं बना रखा आपने। चलो आगे बात करते हैं, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आगे देखिएगा, उम्मीद है ये समझ में आपको आ गया होगा, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अब आपको क्लियर भी होने लग गया होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ फॉर्मूलेज आपको याद रखना है, और बनते कैसे मैंने आपको पढ़ा दिया, एवरेज की मदद से, औसत की मदद से। यदि हम एवरेज को नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आ जाएगा, और वहीं से हमने सारे फॉर्मूले बनाए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। ट्राई करके बताइए आंसर क्या बनेगा। यदि एक त्रिभुज में दो सबसे बड़ी भुजाओं की लंबाई 10 और 9 है, यदि त्रिभुज के जो कोण है ना वो समांतर श्रेणी में, ये जो है ना दोस्तों त्रिभुज के जो कोण है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। यदि त्रिभुज के कोण जो है ना, कोण एंगल समांतर श्रेणी में, अब देखो एपी के क्वेश्चन से ज्योमेट्री का क्वेश्चन बना दिया, एपी के क्वेश्चन से रेशियो का बना दिया। अब देखो कहीं भी काम आ सकता है एपी जीपी, तो ऐसे मत सोचा करो कि सर एपी जीपी आएगा कि नहीं आएगा। परसेंटेज का क्वेश्चन बना लो एपी जीपी से, आपकी जो मर्जी जैसा क्वेश्चन बना लो, आप कैसा भी क्वेश्चन बना सकते हैं, किसी भी चैप्टर से कनेक्ट किया जा सकता है एपी और जीपी को। जैसे यहाँ पे मेंसुरेशन मान लो या ज्योमेट्री मान लो, आपको क्या रखा है कि त्रिभुज के 3 कोण, त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में। अब पहले तो मेरे को ये बताओ कि त्रिभुज में एंगल कितने होते हैं, तो आप बोलोगे सर 3 एंगल होते हैं। आप बोलेंगे सर कि ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, तो 3 तो ओड नंबर है ना दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं। आप मुझे बताना, मैं सबसे पहले एक ट्राइंगल बना रहा हूं समझाने के लिए, तो ये मैंने ट्राइंगल बना दिया, ये मैंने इस तरीके से एक ट्राइंगल बना दिया, तो ये बनाया हमने एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल आपने कुछ तरीके से बना दिया। नाम दे देते हैं इसको हम लोग ए बी सी। तो इसको मैंने कहा ए, इसको मैंने बोला यहाँ पर बी, और इसको मैंने क्या बोला दोस्तों सी। तो ए बी सी एक ट्राइंगल है यहाँ पर, और हमें पता है इसमें 3 एंगल होंगे, एक एंगल तो ये होगा, एक एंगल ये होगा 2, और एक एंगल यहाँ पर 3, ये तीसरा एंगल हो जाएगा। तीनों के तीनों जो एंगल है वो आपको क्या दे रखा है, समांतर श्रेणी में। तो मान लेते हैं दोस्तों कि पहला वाला जो एंगल है, बीच वाला जो एंगल है, उसको मैं ए मान लूं के एक बार, तो मैंने इस एंगल को ए मान लिया कि ये ए है, ये इससे बड़ा एंगल हो गया, ए प्लस डी हो गया, तो ये ए प्लस डी हो गया, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, क्या ए माइनस डी हो जाएगा क्या, और क्या तीनों समांतर श्रेणी में है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल तीनों समांतर श्रेणी में। ध्यान रखिएगा ये सबसे बड़ा एंगल है, ये सबसे बड़ा एंगल है, उससे छोटा ये है और सबसे छोटा ये है।
अब हमको दो लार्जेस्ट साइड दे रखी है, तो बताओ सबसे बड़ा एंगल ये है, तो इसके सामने सबसे बड़ी साइड 10 हो जाएगी क्या? आप मुझे बताइए, यदि सबसे बड़ा एंगल ये है, क्या सबसे बड़ी साइड 10 यहां आ जाएगी क्या? इसके बाद में ये एंगल बड़ा है, तो बड़ी वाली साइड 9 क्या यहां आ जाएगी क्या? और बताओ सबसे छोटा एंगल ये है, इसके सामने क्या x मान लू क्या? तो हमने कहा यहां पर x मैंने मान लिया, और x का मान ही पता करना है। उल्टा सीधा नहीं लिख सकता हूं कि 10 किसी को भी मान लिया। ये कह रहा है कि सबसे बड़ी दो भुजा दे रखी है आपको, तो लार्जेस्ट एंगल के सामने लार्जेस्ट साइड होगी, उससे छोटा एंगल है तो उससे छोटी साइड होगी, तो सबसे बड़ा एंगल ये है तो सबसे बड़ी साइड ये होगी। हमने कहा फिर उसके बाद में ये है तो ये हो गई बड़ी साइड, और सबसे छोटे एंगल के सामने क्या होगा? छोटी वाली साइड आ जाएगी। अब आप एक और चीज देखिएगा दोस्तों, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। तो आप मुझे बताइए ये कितना है? a प्लस डी, एक एंगल तो है a माइनस डी, ये रहा एक एंगल कितना है हमारे पास a, और एक कितना है हमारे पास a प्लस डी। और क्या ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल होता है। तो d से क्या गया? d गया, a और a क्या 3a आ गया क्या? तो 3a का मान 180 आ गया, तो क्या a का मान 60 आ गया क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर, ये जो a है ना a, इसका मान 60 डिग्री आ गया। तो ये 60 डिग्री मेरे काम की बात हो गई। अब ये तो निकाल लिया 60, ये आ जाएगा 60 माइनस डी, और ये आ जाएगा 60 प्लस डी। अब हमको ये एंगल श्योरली पता लग गया कि 60 है, ये हमको पता लग गया कि ये एंगल 60 है दोस्तों। तो क्या आप कोसाइन रूल लगा सकता हूं क्या? तो आप बिल्कुल कोसाइन रूल, मैंने बार बार कहा है, आजकल एग्जाम में बहुत क्वेश्चन उसका आ रहा है, कोसाइन रूल कैसे लगाते हैं। तो आप बताओ ये एंगल कितना है? 60, तो मैं कर दूंगा कोस 60, यहां पे लगा देते हैं हम लोग, ये लगा दिया मैंने कोस 60 डिग्री। तो कोसाइन रूल कैसे लगाते हैं हम लोग कि 60 डिग्री जिस एंगल की बात कर रहे हो उसके पास वाली साइड x और 10 है ना, तो आप कर दोगे x की पावर 2 प्लस क्या कर देंगे 10 की पावर 2, सामने वाली साइड कौन है 9, तो माइनस 9 की पावर 2, ऐसे ही तो लगाते हैं हम लोग। और नीचे क्या बनेगा? पास वाली साइड क्या है 10x, और 10x को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या 20x आ जाएगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल सर यही बनेगा। सोल्व करो, cos 60 का मान कितना होता है? क्या 1/2 होता है क्या? आगे बताइए क्या बनेगा? ये बनेगा x की पावर 2, और आगे बात करो 10 का स्क्वायर 100 होता है, और 9 का स्क्वायर 81 क्या प्लस 19 आएगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल ये आएगा। आगे बताओ 20x, ये 20x यहाँ पर बन जाएगा। और आगे सोल्व करते हैं, 2 से काटोगे इसको 10 बार, तो क्या बन जाएगा? ये 10 को इधर लेके आ जाओ, तो बनेगा 10x बराबर कितना बनेगा? x की पावर 2 प्लस क्या 19 हो जाएगा क्या? तो बिल्कुल ये बनेगा। तो मैं इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, इक्वेशन बनेगी x की पावर 2 माइनस क्या बनेगा दोस्तों 10x, ये उधर चला गया, प्लस कौन है 19, बराबर क्या बनेगा 0 बनेगा क्या? और क्वाड्रिक सोल्व करना आपको आता है? आपको क्वाड्रिक सोल्व करना आता है क्या? बिल्कुल आता है, मैंने पढ़ा रखा आपको। तो इसको कंपेयर किससे करेंगे? ax की पावर 2 प्लस क्या करेंगे bx, और प्लस किससे करेंगे? c से कंपेयर करोगे क्या? और इसका सॉल्यूशन क्या होता है? x बराबर माइनस b, आगे प्लस माइनस, आगे रूट में क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या 2a होता है क्या? तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दो। b का वैल्यू कितना है? -10, तो माइनस पहले से ही है, एक माइनस में वैल्यू, तो क्या 10 आ जाएगा क्या? आगे प्लस माइनस b स्क्वायर कितना बनेगा? 100 बनेगा क्या? आगे माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 1, और c का मान है 19, तो 19 गुना 4 76 बन जाएगा क्या? और नीचे क्या बन जाएगा? 2 इंटू 1 क्या 2 बनेगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल ये बनेगा। आगे सोल्व करता है, ये बनेगा 10 प्लस माइनस 100 में से 76 गए तो 24 बनेगा, और 24 को लिख सकते हैं 4 गुना 6, तो क्या 2√6 आ जाएगा क्या? तो बनेगा 2√6, और नीचे क्या 2 बन रहा है क्या? सोल्व करेंगे तो 5 प्लस माइनस क्या √6 आ जाएगा क्या? तो ये जो होगा ना दोस्तों, ये हमारा आंसर बनेगा। बताइए क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों? नन ऑफ दीज बन जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? हमारा डी बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आजकल किसी भी हद तक एग्जामिनर जा सकता है। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या दे रखा है, मैं दोबारा आपको कोसाइन रूल लगाना मैंने बार बार आपको समझा रखा है। यदि फिर भी किसी भाई को नहीं आता है ना, तो 7 अप्रैल, मतलब हम बात कर रहे हैं कल वाली बात, कल हमने एक क्लास ली थी मॉर्निंग वाले बैच में, उसमें मैंने कोसाइन रूल आपको प्रूव करके समझाया था कि कोसाइन रूल होता क्या है और इसको अप्लाई कैसे करता है। उम्मीद है यह बात आपको समझ में आ गई होगी। ये क्या बोल रहा है दोस्तों कि त्रिभुज के तीनों कोण समांतर श्रेणी में है, तो एक कोण को मैंने मान लिया a माइनस डी, एक को मान लिया मैंने a, और एक को मान लिया a प्लस डी। भाई 3 एंगल तो यही मानेंगे हम लोग, और इन तीनों का सम 180 होगा, तो यहाँ से a का मान आपको 60 मिल गया, ये 60 मिल गया।
जब आपको एक एंगल पता है, तीनों साइड पता है, फिर कौन सी बड़ी बात है, कोसाइन रूल लगा दो, आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे ही मैंने कोसाइन रूल लगाया तो आंसर 5 ± √6 आया। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर डी आया। आगे विकास जी बोल रहे हैं, मैं सर लाइव नहीं देख पाता हूं लेकिन हर वीडियो देखता हूं, द बेस्ट टीचर ऑन यूट्यूब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। हम चाहते हैं कि आगे आप बहुत अच्छा करें, है ना, आगे आप बहुत अच्छा करें। और कोई भी आपको दिक्कत लगे आप बिंदास होके बिना झिझक के अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। हम जरूर हर कमेंट को हम पढ़ते हैं और उसके ऊपर हम काम भी करते हैं। कई बार चीजें, है ना, हमको सेट करने में थोड़ा टाइम जरूर लग जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। कोसाइन रूल लगाना आपको आना चाहिए मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। कोसाइन रूल, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले सकते हो। ध्यान रखिए कोसाइन रूल होता क्या है, कोसाइन रूल लगाते कैसे है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार आप मेरी तरफ देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। मैंने कहा मान लो दोस्तों कि ये कोई ट्राइंगल है, हमने बोला कि ये कोई ट्राइंगल है, यहाँ पर इसको हमने बोला ए, इसको मैंने बोला बी, इसको मैंने बोला सी। ए के अपोजिट वाली साइड को ए कह दिया, ये जो एंगल है ना ए, इसके सामने वाली साइड ए है। बी जो है ना ये वाला एंगल, इसके सामने वाली साइड बी है। और ये जो एंगल है दोस्तों यहाँ पर, ये जो है ये वाला जो एंगल है सी, इसके सामने वाली साइड को मैंने सी बोल दिया। अब आप कोसाइन रूल 3 एंगल को लेके ले सकते हो, ए को लेके, बी को लेके, सी को लेके। वहां पे मैंने 60 को लेके क्यों लगाया, क्योंकि भाई 60 की वैल्यू आती है मेरे को। तो हमने क्या करा यहाँ पर, यदि मैं कोसाइन रूल लगाना शुरू कर दूं यहाँ पर, तो आप कैसे लगाते हैं, सबको पता होना चाहिए ये बात कि कोस ए बराबर जिस भी एंगल की आप बात करते हो ना, उसके पास वाली साइड का स्क्वायर करके जोड़ दिया करो। तो बी स्क्वायर और प्लस क्या किया करो, सी स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया हमने, और सामने वाली साइड का स्क्वायर करके घटा दिया करो। तो माइनस क्या करा, ए स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, पास वाली साइड को मल्टीप्लाई करके 2 से गुणा कर दो, तो क्या बन जाएगा 2bc। ये जो नियम होता है ना दोस्तों, ये जो रूल होता है, इसको ही हम कोसाइन रूल कहते हैं। ये आता कहां से, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। आप वीडियो को, आप पिछले वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हो। पिछला वीडियो मॉर्निंग वाली क्लास का। यदि मैं बी को लेके लगाता, यदि मैं कहता कि नहीं एंगल बी की बात करो आप, तो बी को लेके लगाओ, कोई बात नहीं। बी के पास वाली साइड क्या है, ए और सी, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो। ए स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, सी स्क्वायर, सामने वाली साइड का स्क्वायर करके घटा दो, तो माइनस क्या करेंगे, बी स्क्वायर, पास वाली साइड को मल्टीप्लाई करके 2 से गुणा कर दो, तो बताओ क्या बन जाएगा, 2ac। तो ये कोस भी आ जाएगा, ऐसे ही कोस सी भी निकाल सकते हैं। तो कोसाइन रूल लगाना आप लोगों को आना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सर स्टैटिक्स करा दीजिए, बिल्कुल करवाएंगे। अब धीरे धीरे आप इन्हीं का नंबर है, एवरेज हुआ, एलसीएम एचसीएफ हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, स्टैटिक्स हुआ, इन्हीं का नंबर है दोस्तों ना, थोड़ा सा वेट करो। अरुण शर्मा जी कह रहे हैं सर माई फर्स्ट क्लास। तो अरुण जी आज ये अपना शायद एपी का 4th वीडियो है, आई थिंक ये 4था वीडियो है। तो आप इसके पहले की 3 वीडियो जरूर देखिएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ चीजें मेरे को ढंग से समझ में आ रही है। चलो आगे स्टैटिक्स करा दीजिए। बिल्कुल कंचन जी, मैंने सुन ली आपकी बात, जरूर मैं स्टैटिक्स कराऊंगा और अच्छे ढंग से हम लोग करवाएंगे। उसके हम मैराथन लेके आएंगे थोड़ा सा, जैसे हम प्रोबेबिलिटी का एक मैराथन क्लास लिया था हमने, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का हमने लिया था। तो एग्जाम से 10, 15, 20 दिन पहले मैं उसका मैराथन आपके लिए लगा दूंगा, ताकि आपको एग्जाम में याद भी रहे। डोंट वरी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये चीज आपकी हो जाएगी। कोई भी लोग जयपुर से हो और कोई 10 की शादी का कार्ड आया हो आपके पास, तो मेरे से कांटेक्ट करें। देखो कितनी अच्छी बात है प्रीतम जी, देखो है ना, ये क्या कर रहे हो, मतलब लॉलीपॉप कॉन्सेप्ट सर, चलो बहुत अच्छी बात है सर, पहले स्टैटिक्स करा दीजिए, है ना। अगला बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ट्राई करके बताइए कि आंसर क्या बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है यदि एक समांतर श्रेणी में x तथा y पदों का योग का अनुपात x स्क्वायर y स्क्वायर है, तब x और y पदों का अनुपात ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करके बताइए कि आंसर क्या बनेगा। यदि एक समांतर श्रेणी में x तथा y पदों का योग x स्क्वायर y स्क्वायर है, तब x तथा y पदों का अनुपात बताइए कि आंसर क्या बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करके बताइए कि आंसर क्या बनेगा। आपको ट्राई करना है। और देखो इसको समझने के लिए एक छोटी सी बात समझाता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। आप मुझे ये बताना दोस्तों, यदि मैं आपको ऐसे कहता, इसको छोड़ो क्वेश्चन को, आप, मैंने कहा 1 2 3 4 और ये 5, ये कर दिया मैंने। 5 पदों का योग कितना है, मैंने कहा 5 पदों का योग कितना है, निकालो एक बार। पहली बात तो देखो एपी में है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल एपी में। ध्यान से सुनना, इस बात को बड़े काम आती है। आप देखो यहां पर दोस्तों कि यदि मैं इनकी बात करूं, इन दोनों के बीच में अंतर 1 का,
इनमें अंतर एक का, इनमें अंतर एक का, इनमें अंतर एक का, तो एपी है श्योर श्योर। तो हम बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ये एपी है, तो एपी है यहाँ पर। अब 5 पदों की बात मैंने करी, तो हमने कहा 1 2 3 4 5, 5 पदों का योग, तो हमने इन पांचों पदों का योग निकाला। ध्यान रखना इन पांचों पदों का योग में साइड में लिख रहा हूं, तो क्या बनेगा 5 और 4 9 3 12 2 14 1 15 बनेगा क्या, तो हमने लिख दिया यहाँ पर कि 5 पदों का योग 15 है, यहाँ पर कर दिया ऐसा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आप आगे सुनिएगा, आगे मैंने कहा 4 पदों का योग, हमने कहा S4, हमने कहा S4 4 पदों का योग निकालिए। तो आप क्या करेंगे 1 2 3 4, तो ये 4 पदों का योग, तो ये 4 पदों का योग है। तो बताओ 4 और 3 7, 7 2 9 1 10 बनेगा क्या, तो ये 10 बनेगा। आप मुझे बताइए यदि मैं 5 पदों का जो योग है ना, 5 पदों का जो योग है S5, 5 पदों के योग में से यदि मैं 4 पदों का योग निकाल दूं, घटा दूं यहाँ पर, तो बताओ S5 माइनस S4 कर दूं। यदि 5 पदों के योग में से मैं 4 पदों का योग घटा दूं, तो 15 में से 10 गया तो क्या 5 आएगा क्या, और 5 मेरा पांचवा पद है क्या, तो मेरे को T5 मिल जाएगा क्या, तो मेरे को पांचवा पद मिल जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल मिल जाएगा। आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं दोस्तों कि 5 पदों के योग में से यदि मैं 4 पदों का योग घटा दूंगा तो क्या पांचवा पद आ जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल आ जाएगा। अब आप एक और चीज ध्यान रखना, हमने कहा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, बताओ n पदों का योग कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर n × n + 1/2 होता है। n पदों का योग यही तो होता है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल ये होता है। यदि मैं n का मान 5 रख दूं, तो रखिए देखो आप 5 × 5 और एक कितना बना 6 बटा क्या 2 बनेगा क्या, 2 से काटा 3 तो 5 × 15, यही तो बन रहा है यहाँ पर। तो ये n पदों का योग आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको x पदों का योग और y पदों के योग का अनुपात दे रखा है, और आपको xवा पद और yवा पद पूछा है। आप मुझे बताइए यदि 5 पदों के योग में से यदि मैं 4 पदों का योग घटा दूं, तो क्या पांचवा पद मेरे को आ जाएगा क्या, तो आप कह देंगे सर बिल्कुल आ जाएगा। अब आप मेरी बात सुनना, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, अब आप ध्यान से समझिएगा। आपको क्या कह रहा है ये, आपको ये बोल रहा है कि समांतर श्रेणी में x और y पदों का योग, तो मैं यहां लिख देता हूं x पदों का योग, x पदों का योग, यहां लिख देता हूं मैं y पदों का योग। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। x पदों का योग और y पदों का योग, ये बताओ x पदों का योग का अनुपात कितना है, ये, और y पदों का ये, इसको मैंने x² ही मान लेता हूं, मैंने इसको x² मान लिया, और इसको मैंने क्या मान लिया y² मान लिया। आपको सर रेशियो कैसे मान सकता है, तो आप k लगा दो, लगाना चाहो तो आप लगाना चाहो तो दोनों तरफ k लगा दो, बाकी जरूरत नहीं है। तो मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर x पदों का योग कितना है x² और y पदों का योग कितना है y²। मैंने ऐसा मान लिया एक बार, जनरली आप ऐसा मान लेते हो ना कि x और y का अनुपात कितना है 3:2 है, तो x को 3 मान लो y को 2 मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं हम लोग, बाकी मानना गलत है। तो कैसे मानेंगे, x को 3 के मान लो, y को 2 के मान लो, चलो आप के लगाना चाहो तो लगा लो, बाकी मैं एक बार नहीं लगा रहा हूं। अब आप सुनिएगा, यदि x पदों का योग ये है तो इसमें एक कम कर दो, x - 1 पदों का योग क्या होगा, तो x की जगह पर x - 1 का स्क्वायर कर देंगे क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा, यही करेंगे हम लोग। यहाँ पे y पदों का योग ये है तो इसमें एक कम कर दो, तो y - 1 पदों का योग कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर y - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ 5 है मान लो x का मान, तो 5 में एक कम कर दो 4 है, तो ये 5 पदों का योग है और ये 4 पदों का योग है, एक कम कर दिया ना आपने। यहाँ पे भी जैसे मान लो x का मान 10 ले लेता हूं, तो 10 और 10 में से एक गया तो कितना बन गया 9, तो 10 पदों के योग में से 9 पदों का योग घटाएंगे तो 10वां पद आपको मिल जाएगा। तो आप मुझे बताइए यदि मैं ऊपर वाली इक्वेशन में से यदि मैं x पदों के योग में से आप x - 1 पदों का योग घटा दोगे तो क्या आपको xवा पद मिल जाएगा क्या, तो मैं यहाँ लिख रहा हूं, इसको ध्यान से देखना, xवा पद क्या होगा, tx की बात करें तो आप मुझे बताइए ये पद कौन सा है, यहाँ पर xवा पद है, इसमें से मैं क्या कर रहा हूं एक कम, x - 1y पद का समय यदि घटा दूं तो क्या मेरे को xवा पद मिल जाएगा क्या, तो आप बताओ ये कितना है x², तो हमने कहा x² माइनस क्या होगा x - 1 का स्क्वायर। आगे जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये बन जाएगा x⁻² माइनस a - b का स्क्वायर क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस b होता है क्या, तो ये चीज तो कट जाएगी, माइनस माइनस क्या 2x - 1 आ जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल 2x - 1 आ जाएगा, ये हमारा xवा पद हो गया। उसी तरीके से आगे मैं बात करूं yवे पद के बारे में, और मैं बात करूं यहाँ पर इसमें देखना, तो यदि मेरे को yवा पद घटाना है, पता करना है, तो मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं क्या, y का मान 10 लेके देखो, आप एक बार मान के देखो, यदि मैं y को 10 लेता हूं तो 10 में से एक गया तो 9 हो गया,
यदि 10 पदों के योग में से 9 पदों का योग घटाएंगे तो 10वां पद ही तो मिलेगा। तो वही काम मैंने ये करा, y पदों के योग में से y माइनस 1 पदों का योग घटाएंगे तो y वां पद ही मिलेगा, तो टी वाई मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, एस वाई माइनस क्या करेंगे, एस वाई माइनस 1। आप मुझे बताइए y पदों का योग कितना है, y स्क्वायर है, आगे माइनस y माइनस 1 पदों का योग कितना है, y माइनस 1 स्क्वायर है। जब आप इसको सोल्व करेंगे क्या 2y माइनस 1 मिलेगा क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल यही मिलेगा। और आप मुझे बताओ x पद, ये क्या बोल रहा है कि x तथा y पदों का अनुपात बताओ, तो x पद तो ये रहा और y पद ये रहा, तो बताओ अपना जो आंसर बनेगा, ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या 2x माइनस 1 और 2y माइनस 1, तो आंसर क्या सी बन जाएगा क्या। तो अपना जो आंसर बनेगा दोस्तों, तो आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। आगे बात करें, सर मैं आपकी क्लास रोज देखता हूं, बहुत अच्छी बात है राम जी, देखोगे आपको सीधा सीधा उसका फायदा मिलेगा। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, दो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये वाला, ये भी वही है। ये कह रहा है यहां पर यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग ये है और p तथा q वास्तविक संख्या है, तो सार्वंतर बताओ, मतलब d का मान बताना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप मुझे बताना n पदों का योग कितना है, n पदों का योग कितना है, तो आप बोलोगे सर pn प्लस कितना है यहां पर qn स्क्वायर है, यही बनेगा यहां पर n पदों का योग है। इसमें एक कम कर दो आप, इसमें एक कम कर दो तो n माइनस 1, तो n माइनस 1 पदों का योग क्या बन जाएगा, तो आप बोलेंगे p, n की जगह मैं क्या करूंगा n माइनस 1 प्लस आगे यहां पे कौन है q, n माइनस 1 की पावर क्या बनेगी 2 बनेगी। आगे बात करते हैं हम लोग, जब आप इसको सोल्व करेंगे, इसमें से n पदों के योग में से यदि मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या tn nवां पद मिल जाएगा क्या, इस बात को, ये बात समझनी आपको जरूरी है, क्या nवां पद मिल जाएगा क्या। अभी भी मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि यदि 5 पदों के योग में से, यदि 5 पदों के योग में से आप 4 पदों का योग घटा दो तो क्या 5वां पद मिल जाएगा क्या। तो आपको यही तो काम मैं बता रहा हूं, यहाँ पे इसकी जगह n हो गया, इसकी जगह n माइनस 1 हो गया, तो यहाँ nवां पद आ जाएगा क्या, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। चलो घटाइए फिर आ जाएगा, तो घटा के देखते हैं हम लोग। आप मुझे बताना दोस्तों, ये तो है Sn, ये हुआ Sn n पदों का योग, और ये है Sn माइनस 1 n माइनस 1 पदों का योग। घटा के देखो आप, Sn का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे सर Pn प्लस क्या बनेगा Qn स्क्वायर, ये तो है n पदों का योग। आगे बात करें हम लोग, माइनस n माइनस 1 पदों का योग, इसको जरा सोल्व करके यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। तो p को n से मल्टीप्लाई करो क्या Pn आएगा क्या, आगे p को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या माइनस p आएगा क्या, प्लस आगे इसका a माइनस बी के स्क्वायर से Qn स्क्वायर आ जाएगा, फिर आएगा माइनस 2nq, तो माइनस आ जाएगा 2qn आ जाएगा, और आगे प्लस 1 को q से तो प्लस q आ जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल ही आ जाएगा। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो आप मुझे बताइए, ये नई वैरायटी है, आ सकता है एग्जाम में, pn पॉजिटिव pn नेगेटिव qn स्क्वायर पॉजिटिव qn स्क्वायर नेगेटिव, माइनस माइनस क्या प्लस बन गया क्या, तो ये बनेगा p, आगे माइनस माइनस प्लस बन गया तो ये बनेगा 2qn, तो 2qn। आगे बात करें, माइनस क्या बन गया q, तो माइनस q बन गया क्या, ये बताइए कौन सा पद आ गया, तो आप बोलोगे सर ये nवां पद आ गया, तो हम बोलेंगे कि सर ये nवां पद आ गया। और आप मुझे बताइए किसी भी एपी का nवां पद क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर किसी भी एपी का nवां पद क्या यही होता है क्या, a प्लस क्या हुआ n माइनस 1 इंटू क्या d होता है क्या। आप इसको जब और आगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस क्या बनेगा n इंटू क्या बनेगा d माइनस क्या बनेगा d बनेगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, n का जो कोफिशिएंट होता है, n का जो गुणांक होता है ना, ये वो सार्वंतर होता है, वो d होता है। n का जो गुणांक होता है उसी को हम डिफरेंस कहते हैं। तो आप इसमें बताइए nवें पद में n का गुणांक कितना है 2q है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर n का जो गुणांक है, n का जो कोफिशिएंट है वो 2q है, तो ये d का काम करेगा, तो अपना जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या c बन जाएगा क्या, तो अपना जो आंसर है वो आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा। और प्रीतम जी ने सी बोला, बिल्कुल करेक्ट बात है ना सर। एलिगेशन मिक्सचर का पीडीएफ क्यों नहीं डलवा देते हैं सर, काफी डलवा तो दिया उसका पीडीएफ है ना, एक लास्ट वाला टाइप से 9 नंबर नहीं डला, बाकी तो डले हुए ही है। यदि नहीं डले हुए तो मैं एक बार आज बात कर लूंगा, डल जाएगा। चलो ये क्वेश्चन जो है
18 और 19 का आप दोबारा रिवाइज करिएगा इन दोनों क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ये मैं करवा चुका था, एक बार इसको वापस से देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो आसान है, ये आपको क्या दे रखा है 1 + 2, सुनना मेरी बात को, 1 + 2 + 3 प्लस आगे बात करें हम लोग n बराबर आपको दे रखा है 66 गिवन है ये आपको। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका था, एक बार इसको दोबारा देख लीजिए, आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। ये आपको दे रखा है, आपसे पूछा क्या है दोस्तों, साइड में लिख देते हैं यहाँ पर। आपसे पूछा है 1 की पावर 2 प्लस आपसे पूछा है 2 की पावर 2 प्लस आपको बोला है 3 की पावर 2 प्लस आगे आपको कहाँ तक चलना है n² तक का मान आपसे पूछा हुआ है। तो ये वैल्यू आपसे पूछी हुई है। अब सुनना मेरी बात को, 1 से लेकर n तक, क्या मैंने आपको ये पढ़ा रखा है क्या कि 1 से लेकर n तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, 1 से लेकर n तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या, n इंटू क्या होता है n+1 डिवाइड बाई क्या 2 होता है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल ये होता है, बराबर क्या 66 आ जाएगा क्या? आप सोल्व करो, n इंटू n क्या बनेगा n² प्लस n इंटू 1 क्या बनेगा n, बराबर क्या बनेगा यहाँ पर क्या 132 बनेगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल बनेगा। या 11 × 12 लिख दो इसको। आप यदि इसको आप पूरा सोल्व ना करो तो ऐसा कर लीजिए, इसको ये बन गया, या तो क्वाड्रिक बना के सोल्व कर लो या फिर आप इसको सोल्व करो। 11 को 12 से गुणा करने पे 132 आता है, तो क्या n का मान 11 हो गया क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल सर n का मान 11 हो गया। अब इस क्वेश्चन में आइए आप, ये जो n है इसका मान आपको 11 मिल चुका है, ये मान अपने को 11 मिल चुका है। तो हमारा 1 से लेकर n तक की प्राकृत संख्या के वर्गों का योग क्या होता है? तो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था n+1, आगे बात करें 2n+1 और अपॉन नीचे क्या 6, यही पढ़ाया था क्या? और मैंने प्रूव भी बताया था आपको इसका। जब आप इसको सोल्व करेंगे आगे, तो आगे सोल्व करिए, n का मान कितना है 11, आगे 11+1 कितना बनेगा 12, आगे 11 2 22 + 1 23 बनेगा क्या? और नीचे कितना आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा। सोल्व कर लीजिए इसको। जब आप सोल्व करेंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 11 दूना कितना बना 22, और इधर कौन है यहाँ पर 23, मल्टीप्लाई करिए, 22 66 का 6 कैरी 6 बनेगा, 22 दूना 44 और 6 क्या 50 बनेगा क्या? तो अपना जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा दोस्तों 506 बन जाएगा। आप में से काफी बच्चों ने कमेंट करा, बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो आप लोग क्या करिए, एपी की जो थ्योरी की मैंने क्लास पढ़ाई थी वो पढ़िए और ये 20 क्वेश्चन करिए, और नीचे हम 10-12 क्वेश्चन और करेंगे, सोल्व कर लीजिए, हमारा एपी वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। तो 6 कम 6 हम लोग 6 दूनी 12 वाले सेक्शन 11 दूना कितना बना 22 कर देंगे, और इधर कौन है यहाँ पर पीडीएफ आपको कल डलवा दी जाएगी, करिए ध्यान रखिएगा, इसकी जो पीडीएफ है वो बनेगा मिल जाएगी। 22 दूना 44, इसके बाद हम फिर जीपी की बात करेंगे। तो अपना जो आंसर बनेगा मैंने कराया उनका वापस से करिए, वीडियो को अब आप लाइक को शेयर करना, काफी बच्चों ने कमेंट करा, तो बिल्कुल आज के लिए इतना ही है। तो आज हम क्या करिए बंद करेंगे एपी की